Hello friends, welcome to my channel. In today's lecture, we will talk about the requirement engineering in software engineering. So let's start with requirement engineering. Now requirement engineering in software engineering. तो स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है? तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि जितनी भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, इंक्रीमेंटल मॉडल हो गया, इटरेटिव मॉडल हो गया, वी मॉडल हो गया, एजाइल मॉडल हो गया, बहुत सारे मॉडल पढ़ते हैं। आपने गौर किया होगा, सबसे पहला फेस होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डिजाइन, फिर डेवलपमेंट पार्ट, टेस्टिंग पार्ट, ठीक है। इस तरीके से होता है। सबसे पहला पार्ट होता है हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो स्टूडेंट वो जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेस वन जो हर मॉडल में हम पढ़ते हैं, हम वहाँ पर छोटी सी एक लाइन में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है, क्लाइंट से हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, छोटा सा पढ़ लेते हैं। उस फेस वन को हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है कि रिक्वायरमेंट जो है जो हम गैदर करते हैं क्लाइंट वगैरह से, स्टेक होल्डर से, वो पूरा प्रोसेस होता है जो कहलाया जाता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसे ही पढ़ना है स्टूडेंट्स। जनरली आप ये ध्यान में रखकर चलें कि हम फेस वन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं स्टेक होल्डर से, ठीक है। और वो पूरा प्रोसेस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहलाता है, जिसे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें हम एनालाइज करते हैं रिक्वायरमेंट को, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं एसआरएस की फॉर्म में, वैलिडेटिंग करते हैं, मैनेजिंग करते हैं। तो देखिए, एनालाइजिंग करते हैं, इन सब टर्म्स को डिटेल में हम अभी देखने वाले हैं, लेकिन ये दो टर्म हमारे पास जनरली क्लियर होती है माइंड में कि एनालाइज करते हैं हम चीज़ों को, देखते हैं कि स्टेक होल्डर ने हमें क्या क्या चीज़ बताई है, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं, एंड देन डॉक्यूमेंट भी करते हैं उसे। और वैलिडेटिंग क्या होता है, मैनेजिंग क्या होता है, हम देखते हैं अभी आगे स्लाइड में। एंड व्हाट सॉफ्टवेयर मस्ट डू टू इंश्योर इट्स मीट स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। नाउ इसके गोल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके गोल हमें समझ में आएंगे जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो हम दोबारा से यहाँ पर इस स्लाइड पर आएंगे। सबसे पहले हम आगे बात कर लेते हैं सारे टर्म्स के बारे में, इसे अच्छे से समझ लेते हैं, पूरा प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। नाउ स्टूडेंट्स, before moving to the next slide, please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos, and you can also connect me on my WhatsApp number regarding notes PPT and regarding any other help regarding subject. Now students, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम जनरली क्लाइंट पर बात करते रहते हैं, बट स्टेक होल्डर को हमें समझना जरूरी है। देखिए, स्टेक होल्डर जो होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिविजुअल हो सकता है कोई, जैसे डेवलपर, या ग्रुप हो सकते हैं, या पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर के सक्सेस होने में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, जो जो सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं सॉफ्टवेयर सक्सेस हो, उनका कहीं ना कहीं कुछ रोल है, तो वो स्टेक होल्डर कहलाते हैं। दे इन्फ्लुएंस और आर अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट आउटकम। जो आउटकम आएगा, जो सॉफ्टवेयर सक्सेस होगा या फेलर होगा, वो उससे अफेक्ट होंगे कहीं ना कहीं। जैसे स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकते हैं, क्लाइंट और कस्टमर, ठीक है। जनरली हम क्लाइंट का पढ़ते हैं, क्लाइंट सिर्फ एक सबसेट है स्टेक होल्डर का। क्लाइंट जो सॉफ्टवेयर बनवाता है, जो पे करता है सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। एंड यूजर हम होते हैं स्टूडेंट, जो एक्चुअली यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। हर एक टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डेवलपर एंड इंजीनियर्स, जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, उनका भी, ठीक है, अफेक्ट होते हैं वो भी, और उनका इंटरेस्ट होता है सॉफ्टवेयर सक्सेस में, क्योंकि वो तो बना रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपर, इंजीनियर, स्टेक होल्डर है। प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो गैप ब्रिज करते हैं, ठीक है, क्लाइंट और डेवलपर के बीच में कम्युनिकेशन वगैरह का काम करते हैं। मार्केटिंग सेल्स टीम जो होती है हमारी, जो बायर्स को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और मार्केटिंग करती है हमारे प्रोजेक्ट की, ये सब स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टेक होल्डर का मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में किस तरह से प्रोसेस होते हैं, किस तरह से स्टेजेस होती हैं, कैसे वर्क करती है ये। तो स्टूडेंट्स, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में फेस वन पढ़ा है, जिसमें हम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, इसका पूरा जो डिटेल में जो पूरा प्रोसेस है, वही रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कहलाता है। उसमें जो स्टेजेस होती हैं वो क्या क्या होती हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर बात कर लेते हैं हम। नाउ फीजिबल स्टडी। फीजिबल स्टडी में स्टूडेंट्स देखिए, ये पहली स्टेज है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, अगर आपको कोई चीज़ बनानी हो, या कोई आपको कुछ काम दे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मेरे पास वो चीज़ें हैं अवेलेबल, वो टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो रिसोर्स हैं, क्या मैं ये बना सकता हूँ। तो फीजिबल स्टडी में क्या होता है, ये क्रिटिकल स्टेप होता है। इसमें हम डिसीजन खुद लेते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। मीन्स इट्स मेन गोल जो होता है स्टूडेंट्स, एसेस वेदर अ प्रपोज सॉफ्टवेयर जो हमसे बनाया जा रहा है इस प्रैक्टिकली अचीवेबल है या नहीं है, बिफोर इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंट टाइम एंड रिसोर्स। बिफोर हम उसे बनाना शुरू करें, अपना टाइम दें, रिसोर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो क्या वो प्रैक्टिकली अचीवेबल हो भी पाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, या नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ इसके अंदर थ्री एक्सपेक्ट्स होते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या होता है, प्रपोज सिस्टम कैन बी डेवलप विद अवेलेबल टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज और नॉट। मीन्स जो प्रपोज सिस्टम है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी और रिसोर्स अवेलेबल है, क्या उससे डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये टेक्निकल फिजिबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आता है स्टूडेंट्स,
कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हम उस सॉफ्टवेयर में करेंगे उसे बनाने के लिए, टाइम, रिसोर्सेज, कॉस्ट, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा सॉफ्टवेयर में, क्या वो जस्टिफाइड है, मींस क्या वो सॉफ्टवेयर सक्सेस होने के बाद कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें दे पाएगा, हम प्रॉफिट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वरना सॉफ्टवेयर बनाने का फायदा क्या है, अल्टीमेटली मनी इज एसेंशियल, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में आ जाएगा। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में आ जाएगा स्टूडेंट्स कि जो सिस्टम है स्मूथली वर्क कर जाएगा रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में या नहीं, सिस्टम बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद स्मूथली रन करना चाहिए रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन उसे अफेक्टली इंप्लीमेंट कर सकती है और वो यूज़ कर सकती है, फाइनली उसे ये नहीं कर सकती, ठीक है। मीन्स रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में वो रन करेगा या नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका फिजिबिलिटी पार्ट, जिसके अंदर हम ये चीज़ें चेक करते हैं अपने ऊपर, ठीक है, कि ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट्स एलिसिटेशन। तो एलिसिटेशन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स हम, अब देखिए हमने सारी चीज़ अपने आप से ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग करके सब चीज़ क्लियर कर ली कि हम ये कर सकते हैं नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर या ना करें, ठीक है, और हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी इतनी है हमारे पास, रिसोर्स इतने हैं या नहीं है, वो सब करने के बाद हम एलिसिटेशन पार्ट पे आते हैं। अब हम मुतमईन हो गए, मान लीजिए कि हम बना सकते हैं, ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। तो अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे कि स्टेक होल्डर से हम पता करेंगे कि उसकी नीड क्या है, वो क्या बनवाना चाहता है, क्लाइंट, ठीक है, यूज़र, इन सबको क्या क्या चाहिए। यूज़र को चाहिए अच्छा इंटरफेस हो, इजी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, आसानी से हम चला पाएँ उसे, ठीक, कॉम्प्लेक्स ना हो बहुत। क्लाइंट को चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है वो बताएगा कि भाई मुझे ये फीचर चाहिए सॉफ्टवेयर में, ये चीज़ होना चाहिए। तो इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, सर्वेज होते हैं स्टेक होल्डर के बीच में, ठीक है, उससे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है, समझा जाता है प्रॉब्लम क्या है, क्या बनाना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया, समझा जाता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है। एनालिसिस में जब हमने इन्फॉर्मेशन एक बार गैदर कर ली तो उसमें काफ़ी चीज़ इधर उधर की होती हैं, ठीक है। तो हम रिफाइनमेंट करते हैं जो एलिसिटेड रिक्वायरमेंट हो, हम एक निचोड़ निकालते हैं। हमारे पास बहुत सारा सर्वे, इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग करके हमारे पास बहुत सारा पूरा मटेरियल आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो उस पूरे को हम निचोड़ निकाल करके रिफाइनमेंट स्ट्रक्चर में तब्दील कर लेते हैं। और उससे अब हम समझते हैं कि हमारे पास अब ये बिल्कुल एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्लियरिटी, ये चीज़ हमें करनी है, और उसमें प्रायोरिटाइज भी कर लेते हैं रिक्वायरमेंट कि हमारे पास ये तो होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, जो क्लाइंट ने बताया है, स्टेक होल्डर ने बताया है, नाइस टू हैव, मीन्स ये फंक्शनलिटी फीचर होने चाहिए, और अगर ये हम अपनी तरफ से करते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर की जाती है एनालिसिस पार्ट में। अच्छे से जो एलिसिटेशन जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका एनालाइज किया जाता है पूरा शॉर्ट फॉर्म में। नाउ डॉक्यूमेंट किया जाता है एसआरएस की फॉर्म में, है ना। उसके बाद वैलिडेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, वैलिडेशन में स्टूडेंट्स हम डबल चेक करते हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो करेक्ट है या नहीं है, क्लियर है, अचीवेबल है या नहीं है वो रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट ने बताया है। अब एक अचीवेबल ये था कि जो हम ये सब इतने रिसोर्सेज में सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं या नहीं, एक था जो क्लाइंट ने हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है वो अचीवेबल है या नहीं है। नाउ मैनेजमेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट पार्ट भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियर का पार्ट है कि जैसे कि अगर मान लीजिए डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया और अब सब प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, अब अगर बीच में क्लाइंट कहता है कि मुझे न्यू फीचर जो है ऐड करवाने हैं या कुछ चेंजेस करवाने हैं अपनी रिक्वायरमेंट में, जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी, तो वो भी हैंडल होना चाहिए विदाउट केओस। तो हमें रिक्वायरमेंट जो है वो मैनेज भी करनी है टाइम टू टाइम, कि रिक्वायरमेंट अगर क्लाइंट की तरफ से कोई चेंजेस आ रहा है तो उसे मैनेज भी करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट स्लाइड। नाउ अब आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में क्या करते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस होता है हमारा जिसमें हम एनालाइज करते हैं पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, अच्छे से रिफाइन वगैरह करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, वैलिडेटिंग डबल चेक करते हैं, ठीक है, और करेक्ट है या नहीं ये सब चेक करते हैं, और चेक करते हैं अचीवेबल है या नहीं है, पूरी तरीके से वैलिड करने के बाद, ठीक है, और डेवलपमेंट फेज में चला जाता है यहाँ से। और फिर फाइनली अगर कुछ ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट चेंज करवाई हैं, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट चेंज करवाई हैं, तो उसे मैनेज भी करना रहता है किसी भी बगैर दिक्कत के, ठीक है, विदाउट केओस। और व्हाट सॉफ्टवेयर मस्ट डू, ठीक है, सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए ताकि वो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर को मीट करें। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है जिसके अंदर हम ये चीज़ें ये प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। इसका गोल क्या होता है, गोल ये करते हैं हम इसके अंदर रिक्वायरमेंट में जानने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है, डॉक्यूमेंट करते हैं जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट क्लाइंट द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, और मैनेज करते रहते हैं, ठीक है। और हम इसे क्यों करते हैं, गोल तो हमारा यही है कि आइडेंटिफाई करना है, डॉक्यूमेंट करना है, मैनेज करना है, ताकि हमें कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हम इसे क्यों करते हैं, प्रोजेक्ट फेलर ना हो। मीन्स अगर हम ये नहीं करेंगे और हम डिटेल में सारी चीज़ें नहीं करेंगे रिक्वायरमेंट वाली, तो हमने कुछ बना दिया, ठीक है, और क्लाइंट ने कुछ कहा था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है,
तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। क्लाइंट कहेगा भाई मैंने ये बनवाया नहीं था, मैं तो कुछ और फीचर चाहिए थे ये, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फेलर ना हो, वही चीज़ें बनकर आएँ जिसका क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है। इसीलिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी जाती है। कॉस्ट को सेव कर सकते हैं आप एंड इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट मीट नीड। फाइनल प्रोडक्ट जो है अपना जो भी बनना था वो करेक्ट बनकर हमारे पास आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। Thank you very much, and please don't forget to subscribe my channel and like and share my videos, and thank you very much.